हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आज मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन के बारे में बात करने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि अगर किसी महिला के द्वारा अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों के विरुद्ध 498A दहेज उत्पीड़न, दहेज की मांग करना, दहेज की मांग को लेकर के शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, अगर इस तरीके का कोई आरोप लगा करके FIR दर्ज करा दी जाती है तो ससुराल पक्ष को क्या करना चाहिए विवेचना के दौरान। हाँ दोस्तों, विवेचना के दौरान अक्सर होता क्या है कि ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा जब वो अभियुक्त बन जाते हैं तो उनके अंदर एक खौफ आ जाता है, पुलिस का डर पैदा हो जाता है और वो बातें जो ससुराल पक्ष की ओर से पुलिस के पास विवेचना के दौरान जानी चाहिए वो नहीं जा पाती हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं, तो जुड़े रहें आखिर तक। देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। हम जानते हैं कि जब कोई महिला अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराती है तो उसमें जो जनरल आरोप होते हैं वो यह होते हैं कि मेरे साथ दहेज की मांग को लेकर के मारपीट की जाती है, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है, दहेज की मांग की जाती है, मायके से पैसे मांगे जाते हैं या कोई सामान, गाड़ी, कार, ज्वेलरी आदि चीज़ों की, मकान, खेती, बिजनेस के लिए पैसे, तमाम तरीके के आरोप लगा करके FIR दर्ज करा जाती है। मैं इस पे नहीं जाना चाहता कि इस तरीके की जो FIRs होती हैं, जो केसेस होते हैं वो सही होते हैं या गलत होते हैं। दोनों स्थिति है, सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन इस तरीके के आरोप लगा करके FIR दर्ज कराई जाती है। अब विवेचना होती है। विवेचना में भारत के अंदर होता क्या है, विवेचना के नाम पे सिर्फ उस महिला के बयान ले लिए गए, उस महिला के घर वालों के बयान ले लिए गए और उससे जुड़ा हुआ अगर कोई परिवार का व्यक्ति हुआ या रिश्तेदार हुआ तो उसके 161 CRPC के तहत बयान दर्ज कर लिए गए और ससुराल वालों की ओर से, ससुराल पक्ष के जो लोग होते हैं उनके बयान दर्ज कर लिए गए 161 के। बस विवेचना हो गई। अक्सर होता क्या है कि ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से जो उनके विटनेसेस होते हैं और उनके जो एविडेंसेस होते हैं वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास तक नहीं पहुंच पाते। मैं बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम, जैसे ही आपके खिलाफ FIR दर्ज होती है तो आप एक बेहतरीन ड्राफ्टिंग करके कि सच्चाई क्या है, किस तरीके से उस महिला को ससुराल में रखा गया, पति की ओर से, पति के माता पिता की ओर से और उसके भाई बहन बहनोई वगैरह हैं तो उनकी ओर से एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना चाहिए और उस एप्लीकेशन में सारी चीज़ों को रखना चाहिए कि हमने उसका कितना ख्याल रखा, कितने प्यार मोहब्बत से रहे, अगर वाकई उसके साथ ज्यादती नहीं की गई तब, इस तरीके की बातों को लिखते हुए और तमाम तरीके के एविडेंसेस लगाने चाहिए। अब वो एविडेंसेस क्या हो सकते हैं? अगर पति के द्वारा कहीं पर वाइफ को लेकर के कहीं ट्रिप में गए हैं, कहीं घूमने फिरने गए हैं तो उसके एविडेंसेस लगाने चाहिए। ट्रेन के टिकट हो गए, होटल के टिकट हो गए, जहाँ कहीं पर घूमने फिरने गए उसके टिकट हो गए। उसकी दुख तकलीफ बीमारी में कोई इलाज वगैरह कराया गया है उससे रिलेटेड अगर कोई रसीदें वगैरह हैं तो वो लगानी चाहिए। कोई ज्वेलरी शॉपिंग वगैरह जो कुछ भी कराया गया है, कोई आपने ऑनलाइन एक चीज़ खरीद के गिफ्ट दिया है या बाजार से खरीद के गिफ्ट दिया है तो उसका एविडेंस लगाना चाहिए और ये सब की कॉपी लगा करके पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के जरिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पहुंचाना चाहिए। साथ ही साथ एफिडेविट्स भी देना चाहिए पति और ससुराल के सारे लोगों के द्वारा और इन सारी बातों का जिक्र करके IO के पास पहुंचाना चाहिए और IO से यह कहना चाहिए कि इन सारी चीज़ों को केस डायरी का हिस्सा बनाएं, केस डायरी का पार्ट बनाएं। उससे होता क्या है कि ससुराल पक्ष की जो बातें हैं वह भी IO के पास पहुंच जाती हैं। अब आप समझ लीजिए कि पत्नी कहती है कि मेरे साथ मारपीट करते हैं, दहेज की मांग करते हैं और टॉर्चर करते हैं और आप यह दिखा रहे हैं कि हम पत्नी को घुमाने फिराने ले जा रहे हैं, महीने 2 महीने में हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, इसमें हम इसको इतनी ज्वेलरी दिला रहे हैं, शॉपिंग करा रहे हैं, तो फिर मारपीट कैसे करेंगे ऐसी महिला से? दूसरी एक अहम चीज कि परिवार के आपकी फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी लगाने चाहिए। हालांकि आपके इनकम का अगर कोई डॉक्यूमेंट आ जाता है तो 125 का, अगर वाइफ के द्वारा जब मुकदमा 125 का किया जाता है तो उसमें वो काम आएगा।
लेकिन फिर भी लगाना चाहिए अगर आपको 498A से बचना है। क्योंकि अगर आप यह साबित कर देते हैं, अगर जेन्युइनली आपके हस्बैंड के परिवार की इनकम वाइफ के परिवार से ज़्यादा है, तो यह साबित करना पड़ेगा आपको आईओ के सामने कि हमारी इनकम इसके परिवार से ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में हम इससे दहेज और पैसे की मांग क्यों करेंगे? तो अगर आप कोई कारोबारी हैं तो अपने जीएसटी का रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसका रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ों को आईओ के पास देना चाहिए। क्योंकि जो ट्रायल चलता है वो आईओ द्वारा जो केस डायरी चार्जशीट के साथ भेजी जाती है उसी में चलता है। तो अगर आईओ केस डायरी का हिस्सा बना के इन चीज़ों को भेजता है तो पहली बात तो ये है कि ये साबित ही ना हो कि आपने टॉर्चर किया है, पत्नी के साथ क्रूरता की गई है, डाउरी डिमांड की गई है, ये चीज़ें साबित ही ना हो। और लगातार विवेचना के दौरान ये लिखा पढ़ी आपके द्वारा की जाना चाहिए सीनियर ऑफिसर्स के पास कि किसी भी तरीके की क्रूरता नहीं की गई, कोई भी मामला 498A का नहीं बनता है। फेक एलिगेशंस लगा करके यह एफआईआर दर्ज कराई गई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन को समाप्त किया जाए, 169 सीआरपीसी की रिपोर्ट फाइल की जाए। 169 सीआरपीसी होता है जब विवेचना के दौरान लगाए गए आरोपों के संबंध में किसी तरीके का कोई भी सबूत आईओ को नहीं मिलता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में प्रैक्टिस में बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट, एफआर। हाँ दोस्तों, तो ये सारी चीज़ों को आपको करना होगा। सीधा सीधा समझ लीजिए कि वाइफ के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के अगेंस्ट, उन आरोपों को झूठा साबित करने के लिए जो कुछ भी आपके पास हो, विवेचना अधिकारी को उसकी कॉपी लिखित में एफिडेविट के साथ आपको देना चाहिए। तो साथियों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जरूर आपके काम आएंगी। अगर किसी भी तरीके का आपका मैट्रिमोनियल केस कोर्ट में पेंडिंग है, मैं समझता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।